the hearings are going? Is the judge favorable towards the prosecution? All of the cases, not just one, all of them, are so farcical. This is the time when we have a lot of fall on the roads, and I've just arrived actually from the jail. After the snatching of the bat, it appears that the establishment has created a very interesting and complex challenge for PTI. Assalamu alaikum, this is Moeed Pirzada in George Washington University. मैं यहाँ एक मार्केट प्लेस में बैठा हूँ जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, और यहाँ से सिर्फ मेरा ख्याल है कोई 150 फुट दूर, बल्कि उससे भी कम, देयर वाज एन ऑडिटोरियम जैक मॉर्टन, जहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने, ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। इसे मॉडरेट करने के लिए बहुत से लोग, कोई न्यूयॉर्क से आया हुआ था मॉडरेट करने के लिए, तो खैर डॉक्टर मुनीर जो हैं वो फ्लोरिडा से यहाँ पे आए हुए थे, स्पेशली फ्लाई करके आए। लेकिन बहुत से लोग, मैं हैरान हुआ यहाँ पे, ना सिर्फ ये कि मैरीलैंड से, वर्जीनिया से, खुद डीसी के डिफरेंट एरिया से, बल्कि न्यूयॉर्क से, अपस्टेट न्यूयॉर्क से, जो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से भी बहुत से डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जो हैं यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन सिर्फ हॉल के अंदर ही, जैक मॉर्टन ऑडिटोरियम में ही प्रेजेंस नहीं थी, बल्कि इसके बाद एक सेकेंड सेशन हुआ जिसमें अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत से मुख्तलिफ पाकिस्तानी एसोसिएशंस जो हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के डिफरेंट शहरों में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, यूके में हैं, यूरोप के डिफरेंट जगहों पे हैं, एक एक्स फॉर्मर मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट जो थे, उन्होंने उन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया। और मैंने सोचा कि इससे पहले मैं यहाँ से निकलूँ, इस जगह का, इसके महलो वकू का फ़ायदा उठाते हुए मैं कम अज़ कम आपको अपडेट कर दूँ। ये डिस्कशन का बेसिकली उन्वान ये था, ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। इलेक्शन 2024 से पहले पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की क्या सूरत हाल है, ह्यूमन राइट्स की क्या सूरत हाल है, और जब जाहिर है कि इन दोनों चीज़ों की बात होती है तो फिर उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी मीडिया की क्या सूरत हाल है, वो भी यहाँ पर डिस्कशन हुई। Would you be able to speak briefly about how the hearings are going? Is the judge favorable towards the prosecution? Do they just keep throwing up new charges and new documents and new witnesses, or is there any hope of any of these prosecutions ending at any point? I've just arrived. Actually, I've just come. This is the time when we have a lot of fall. I think all of the cases, not just one, all of them, are so farcical. What we've seen is that I think some of our lawyers have done very well. They've gone into high court. They've sort of challenged a lot of the hearings. ये छोटा सा पैनल था, मॉडरेट तो मैंने आपको कहा कि डॉक्टर मुनीर कर रहे थे जो फ्लोरिडा से आए थे, लेकिन पैनल में मैं था और मेरे साथ रायन ग्रिम थे। रायन ग्रिम का नाम से बहुत से लोग आप में वाकिफ़ हैं, क्योंकि इंटरसेप्ट के वो ब्यूरो चीफ हैं वाशिंगटन डीसी के अंदर। इससे पहले, इंटरसेप्ट लॉन्च होने से पहले, या इंटरसेप्ट में स्विच करने से पहले, रायन ग्रिम जो हैं उन्होंने काम किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशहूर पब्लिकेशन है अमेरिका की, हफिंगटन पोस्ट, उसके भी ब्यूरो चीफ यहाँ पे रहे हैं। और रायन ग्रिम जो है वो एक से ज़्यादा, मेरे ख्याल 2 या 3 किताबों के वो ऑथर हैं, बल्कि यहीं पर उनकी एक किताब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही थी। ये मेरे पास है, दी स्क्वाड, AOC एंड द होप ऑफ अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, जो अमेरिका में, इस किताब के हवाले से मैं उनसे डिस्कशन भी करूँगा, जो अमेरिका में लेफ्ट ऑफ द सेंटर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, उसके हवाले से रायन ग्रिम की ये बुक्स हैं। रायन ग्रिम की जो पब्लिकेशन है इंटरसेप्ट, उससे अब पाकिस्तानी गुज़िश्ता 1 बरस में इंटरसेप्ट ने 3 या 4, मेरा ख्याल 3 या 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ जो हैं, जिनको स्कूप्स कह सकते हैं, वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से डिटेल स्टोरीज़ पब्लिश की, जिनमें एक का ताल्लुक साइफर से था, डोनाल्ड लू के, एक का ताल्लुक पाकिस्तान ने जो असला बेचा, जिसके पैसे यूक्रेन को असला बेचा ग़ालिबन $1 बिलियन का ऑलमोस्ट, जिसके पैसे जो हैं वो ग़ालिबन अमेरिका ने अरेंज करके दिए पाकिस्तान को, और एक तीसरी उनकी स्टोरी थी। तो ज़ाहिर है इस हवाले से दी इंटरसेप्ट की जो पब्लिकेशन है वो अब पाकिस्तानी हलकों में, पढ़े लिखे पाकिस्तानी हलकों में बहुत मकबूल हो चुकी है। मैंने कई दफ़ा पाकिस्तानी लोगों को ये बात बताने की कोशिश की है कि हम लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर उर्दू में शोर मचाते हैं, उसका सम टोटल इफेक्ट इतना नहीं है। ग़ालिबन लाखों चीज़ें की गई हैं सोशल मीडिया पे गुज़श्ता 20-22 बरस में, लेकिन 20-22 माह में, लेकिन इंटरसेप्ट की जो 3 स्टोरीज़ हैं, उन्होंने अमेरिकन सिस्टम को, स्टेट डिपार्टमेंट को, पॉलिटिकल सिस्टम को, खुद हम पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है, फॉरेन ऑफिस है और सियासी ढांचा है, उसको हिला के रख दिया, उसे डिफेंसिव पे डाला। बदकिस्मती से पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो अब एक पॉलिटिकल रोल प्ले करना चाहती है, और ये एक प्रेसिडेंशियल ईयर है अमेरिका में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये प्रेसिडेंशियल ईयर है अमेरिका में, मैं इसके हवाले से बात करता रहूँगा, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी के पास कोई अपनी एक आवाज़ नहीं है, उनके पास कोई एक ऑनलाइन अच्छी क्रेडिबल पब्लिकेशन भी नहीं है। पार्टी लाइन एक डिफरेंट चीज़ होती है, प्रोफेशनल पब्लिकेशन जो एक एडिटर मैनेज
प्रोफेशनल पब्लिकेशन होती है, जिस तरह से इंटरसेप्ट है, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। बट ये तो खैर एक साइड पे बात हो गई। तीसरे हमारे जो पैनलिस्ट थे, एरिक स्पेरलिंग, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जस्ट फॉरेन पॉलिसी के, जो एक थिंक टैंक स्ट्रोक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इससे पहले वो कांग्रेसनल स्टाफर रह चुके हैं, बहुत से कांग्रेसमैन के साथ उन्होंने काम किया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी बिकॉज डॉक्टर मुनीर इसको अमेरिका की डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में, खास करके विद रेफरेंस है कि जैक मॉर्टन हॉल जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन के गालिबन नाम से स्क्राइब भी था, वहाँ उनकी बहुत सी तस्वीरें वगैरह भी लगी हुई थी, और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी डिस्कशन हो रही थी हमारे आगे पीछे, जैसे आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स का एरिया है। तो डॉक्टर मुनीर ने इसको बहुत ही एबली, मैं कहूँगा, उन्होंने इसको जॉर्ज वाशिंगटन की स्टेटमेंट्स जो हैं डेमोक्रेसी के हवाले से, कि अमेरिकन डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके हवाले से उन्होंने इस डिस्कशन को एंकर किया, और उन्होंने 3 या 4 मेजर की क्वेश्चंस उन्होंने बना रखे थे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, और फिर वो एक क्वेश्चन तीनों पैनलिस्ट को देते थे, और उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती थी, और उसके ऊपर फिर क्वेश्चन आंसर्स भी जो हैं बहुत से हुए। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो रायन ग्रिम हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा उसमें पार्टिसिपेट किया उन डिस्कशंस में। और मैंने उनसे एक सवाल भी पूछा रायन से कि आपका इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कब से डेवलप हुआ, और उसका बड़ा ही उन्होंने इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का 2022 में जो पाकिस्तान के अंदर जो एक फीलिंग डेवलप हुई गुज़िश्ता 1 साल और कुछ महीनों में, तो मेरा पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मुझे पाकिस्तान का इतना नहीं पता था, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ पाकिस्तान में जिसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में बहुत ही डीप हो गया। और मैंने उनसे पूछा कि वो क्या इंस्टेंस था। आई डू नॉट नो कि इसकी पूरी जो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड तो की है, लेकिन फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान इसको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शायद एडिट करके शेयर करेंगे। अभी तो शेयर उन्होंने नहीं किया, मेरे पास कोई इसके क्लिप्स नहीं है, उसमें आपके क्वेश्चन देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के अंदर जो मीडिया है वो फर्स्ट अमेंडमेंट का आदी है, और हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपना एक बुनियादी पैदाइशी हक समझते हैं, लेकिन दुनिया के और ममालिक जो हैं उनमें इस किस्म का हक जो है वो नहीं पाया जाता। उन्होंने कहा कि बहुत दफ़ा हमारी पब्लिकेशन को लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है, कभी अफ्रीका के अंदर, कभी यूरोप के अंदर, कभी इवन बरतानिया में। तो हम बड़े हैरान होते हैं, हमारी जो एडिटोरियल टीम है, जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, बड़े हैरान होते हैं कि रिटन वर्ड जो है ओपिनियन या एनालिसिस के ऊपर भी आपको सू किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका का कानून इस किस्म का है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट, कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने चीज़ कही, मैं एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ। तो रायन ने ये कहा कि जब उनको ये पता चला कि आज से बहुत महीने पहले पाकिस्तान के अंदर मीडिया के जो टाइकून्स हैं, जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं, उनके डायरेक्टर न्यूज़ हैं, जो ब्यूरोज़ के ऑपरेशनल हेड्स हैं, उन्हें इस्लामाबाद में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के एक सरकारी एहलकार ने बुलाया, और उनको बुला के ना चाय पिलाई, ना बिस्किट पिलाई, ना उनको खड़े खड़े ऑर्डर दिया कि आज से आप इमरान खान का नाम जो है वो कहीं पब्लिश नहीं करेंगे, उसका नाम नहीं लेंगे अपने न्यूज़ बुलेटिन्स में। और उन्होंने कहा कि जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मैं हैरान, परेशान, शश्तर रह गया कि क्या दुनिया में ऐसा भी मुमकिन है। और मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, ये ज़ाहिर है कि इस पर बड़ी हंसी पड़ी, मैंने फिर इस पर थोड़ा सा मैंने भी एडिशन इसमें की, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि जो ये सिचुएशन आप पाकिस्तान में देख रहे हैं मीडिया की, क्या आप यानी इस पर क्यों इतने हैं? उन्होंने कहा कि हमारा ये ऑब्जर्वेशन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया की जो सूरत हाल है वो दुनिया के जो 180 प्लस मेंबरान हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, गलबन कहीं पर भी ये सूरत हाल जो है वो देखने में नहीं आती। बहरहाल इसके बाद जो सेकंड सेशन हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। ज़्यादा इसकी मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि आई एम श्योर कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान या फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल जो हैं वो इसे किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्लेस कर देंगे। अगर मुझे इसकी मिल गई फुटेज तो मैं भी हो सकता है इसको शेयर कर दूँ किसी प्लेटफॉर्म पे, अपने यूट्यूब चैनल वगैरह पे। लेकिन दूसरी, अभी मैंने आप लोगों को एक बड़ी ज़बरदस्त मुबारकबाद भी देनी है, तो अभी फौरी तौर पर ना जाएँ, बिकॉज मैं आपको पता है कि मैंने पिछला जो वीलॉग किया था उसमें मैंने ये कहा था कि मैं अब नजूमी बन चुका हूँ, और एक नजूमी की हैसियत से सितारों का हाल देख के मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर जो है वो करने वाला हूँ, जिसका ताल्लुक इंटरनेट के हवाले से था। मैंने कहा था कि आज शाम 7 बजे पाकिस्तान का इंटरनेट जो है वो बंद हो जाएगा, डुम खलास। और वो मैं उसकी बात करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यही जो सेशन था जैक मॉर्टन में, जब ये सेशन ख़त्म हो गया, जो बेसिक सेशन था 1:30 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक 2 घंटे का सेशन था विद ऑल इट्स Q&A, इसके बाद एक सेकंड सेशन हुआ जो इक्वली बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सेशन था, जिसमें दुनिया भर में वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जगह जगह पे जो मुख्तलिफ छोटी बड़ी पाकिस्तानी एसोसिएशंस हैं मुख्तलिफ शहरों में, जहाँ पे कहीं 100 उसके मेम्बरान हैं, कहीं 150 मेम्बरान हैं, कहीं ज़्यादा मेम्बरान हैं, उन सब के एक एक रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कुछ लोगों ने कनाडा से बोला, कुछ लोगों ने थ्रू अ वीडियो लिंक, कुछ लोगों ने अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों से बोला, कुछ लोगों ने बरतानिया से बोला, कुछ ने यूरोप से बोला, बहुत सी जगहों से बोला। और उन्होंने यहाँ पर वो किसी नतीजे पे तो नहीं पहुँचे, लेकिन उनकी बेसिक जो क्वेस्ट थी वो ये थी कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से ये मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके दरमियान एक कॉमन
प्लेटफॉर्म, कॉमन कंसेंसस होना चाहिए ताकि कॉमन स्टेटमेंट या रेजोल्यूशन दी जा सके पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, दुनिया भर के जो पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है, बरतानिया का फ़ॉरेन ऑफिस है, कनाडा का फ़ॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि PMLN, बल्कि ANP, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी, जितनी भी है, और इसी तरह पाकिस्तान के तमाम अखबारात, तो एक ऐसा रेजोल्यूशन तैयार किया जाए जिसके ऊपर ये 100-150 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा की, वो किसी कॉमन पॉइंट पे आए और अभी वो नहीं आ सके इस कॉमन पॉइंट पे, और फिर उसको शेयर किया जाए कि हम ये समझते हैं, हमारी आपसे ये एक्सपेक्टेशन या डिमांड है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन उसकी जो बेयर बोन्स खद्दोखाल अब तक मुझे समझ आए हैं, ये मेरा अपना एक एनालिसिस है इसको देखने का, बिकॉज इस पर कोई कंसेंसस अभी हो नहीं सका, वो ये है कि पाकिस्तान शुड बी एंड हैज़ टू बी a democracy, a meaningful democracy, a constitutional democracy, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो और जिसमें पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसकी पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये बड़ी सिंपल चीज़ है, ये तो ज़ाहिर है कि हर बंदा ये कहेगा कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि इसे एक करारदाद की शक्ल में लाया जाए, और ज़ाहिर है इसमें और भी बहुत से पॉइंट्स होंगे, और फिर इसको तमाम सियासी जमातों के साथ, अखबारों के साथ, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और जो पाकिस्तान के निज़ाम के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मैंने कहा अमेरिका का वजारत ख़ारजा जिसको स्टेट डिपार्टमेंट कहा जाता है, बरतानिया का फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस, और जितने यूरोपियन यूनियन है, कनाडा का फॉरेन ऑफिस है, उन सब के साथ उसको शेयर किया जाए कि पाकिस्तानी की ये थिंकिंग है कि ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके हवाले से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उसका तयन होना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मेरा अपना भी ख्याल है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, और ख़तरा इसलिए है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम और रजीम है वो हर किस्म की क्रिमिनल हरकत कर रहा है। आप यानी वो तमाम चीज़ें जो आज से सिर्फ 1 साल पहले जब अलीमा खान बोल रही थी, तो अलीमा खान ने मुझे मुखातिब करके एक बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोईद, आप जिस पाकिस्तान को छोड़ के गए थे वो 100 साल पुराना पाकिस्तान था। आप ऐसा समझें कि आप बरसों पहले, आप कोई 1-1.5 बरस पहले, हालांकि मैंने पाकिस्तान छोड़ा था समवेयर इन अक्टूबर, 26 अक्टूबर 25 के 26 अक्टूबर 2022 को, और 1 साल कुछ महीने उसको गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उसको अब 100 बरस गुजर चुके हैं। वो पाकिस्तान जो है वो बहुत पुराना पाकिस्तान था। अब हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं डॉक्टर मोईद, ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये उससे बहुत मुख्तलिफ और बहुत डिफरेंट पाकिस्तान है। इसको आप समझ ही नहीं सकते कि किस किस्म का पाकिस्तान है। बहरहाल ये वो सारी चीज़ें थी, और इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरे के हवाले से ये है कि ये जो रजीम है, यानी इस जो कुछ पाकिस्तान में, हम तो जब हम पाकिस्तान में रहते थे, हम कुछ असम्पशंस के ऊपर पाकिस्तान में रहते थे। जैसे इस अमेरिका की कुछ असम्पशंस हैं कि आपके पास एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपके पास रूल ऑफ लॉ है, यहाँ आपको अपने ब्राउन रंग होने पे, काले रंग होने पे, या अगर आप इमिग्रेंट आए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान से, मज़हब की बुनियाद पे आपको सड़कों पे मारा नहीं जाएगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप अच्छे क्रिश्चियन नहीं हैं, अच्छे मुसलमान नहीं हैं, अच्छे शहरी नहीं हैं, इस वजह से आपकी कोई पिटाई नहीं कर सकता। तो ये कुछ कॉमन असम्पशंस हैं जिसके ऊपर ये माशरती ढांचा जो है वो खड़ा हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान में भी हमारी कुछ बुनियादी असम्पशंस थी उस सियासी ढांचे के हवाले से, उस मुल्क के हवाले से, वो तमाम की तमाम असम्पशंस जो है वो गलत साबित हो गई हैं। तो इसी तरह अगर लोगों के जहन में है कि इमरान खान की ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता, तो मुझे कहने वालों ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप ये लोगों को बताएं कि ये असम्पशंस उनके दिमाग में ही हैं, क्योंकि हर वो चीज़ जो जिसके बारे में ये ख्याल था कि वो नहीं हो सकती, ये नहीं की जाएगी, वो जो है वो की जा रही है पाकिस्तान में। मुझे याद है कि बहुत पहले जब इमरान खान को अटक जेल में, और उसके बाद खाने का मसला उठा कि इमरान खान को घर से खाना नहीं लाने दिया जा रहा, तो मैंने उसके हवाले से 1-2 वीलॉग्स किए, और मैंने कहा कि उनको घर से खाना आने की इजाज़त होनी चाहिए, बिकॉज जेल में उनके खाने में कुछ भी मिक्स करके उनको दिया जा सकता है। ऐसे स्लो पॉइजन दिए जा सकते हैं जो कई महीनों के बाद जाके असर करते हों, जो मसल्स पे इफेक्ट करते हों, ब्रेन पे इफेक्ट करते हों, थिंकिंग पे इफेक्ट करते हों, एसाब पे इफेक्ट करते हों। तो बहुत से लोगों ने अच्छे कमेंट्स लिखे उन्होंने मेरे वीलॉग पे। लोगों ने कहा कि घर से भी जो खाना आएगा वो भी ज़ाहिर है कि घर से खाना कोई उनको टिफ़िन कैरियर में हाथ में डिलीवर तो नहीं किया जाएगा कि लॉक होगा, वो भी जेल अथॉरिटीज़ को दिया जाएगा, और ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन होगी कि उसमें कुछ भी डालें और उसके बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वो कहेंगे कि तुम घर से उनकी एहलिया भेजती थी, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। तो दैट वाज अ वैलिड आर्गूमेंट, वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट था। लेकिन बेसिक असम्पशन क्या है हमारी? बेसिक असम्पशन ये है कि चूँकि इमरान खान जेल में है, रियासत के पास हैं, जेल अथॉरिटीज़ उनकी जिम्मेदारी है उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करना, और माशाल्लाह उनकी सेहत जो है इस वक्त ठीक है, वो ख़ुद भी कहते रहते हैं ठीक है। लेकिन जिस किस्म का क्रिमिनल ढांचा है, क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? ये वो आर्गूमेंट था। मैंने कहा आपसे मैं शेयर कम अज़ कम इसको ज़रूर कर दूँ। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ जहाँ मैंने मुबारकबाद आप सबको देनी थी कि आप सब देखें,
साबित हो गया कि मैं कितना बेहतरीन नजूमी हूँ। जो मैंने पिछला वीलॉग किया था वो मैंने रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड करके मैंने किसी को दिया था, जिसका उन्वान था रिमेम्बरिंग इमरान खान, a leader with a difference or leader with a mind with a soul, उसका उन्वान था। आप उसको चेक कर सकते हैं, ये मेरा लास्ट वीलॉग था। तो जो मैंने वीलॉग रिकॉर्ड किया था उस वक्त पाकिस्तान में 7 बजने में अभी 8-10 घंटे रहते थे, लेकिन मैंने किसी को दिया था कि उसमें फुटेज वगैरह लगा दें। उसने उसको खैर रिलीज़ ही किया कहीं 7 बजे के बाद जाके, और 7 बजे ठीक 7 बजे से कुछ पहले, ये 7 बजे पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो सारा का सारा गुम हो गया। और जो इंटरनेशनल इंटरनेट की एक्टिविटी को मॉनिटर करने वाला ग्रुप है नेट ब्लॉक्स, उसने पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 7:12 पर ये कंफर्म किया कि इट इज़ कंफर्म कि पाकिस्तान में सिस्टमैटिक फेलियर जो है वो इंटरनेट का हो गया। यानी मैंने नेट ब्लॉक्स के कंफर्म करने से कई घंटे पहले मैंने ये दावा कर दिया था, मैंने अपनी पेशगोई की थी नजूमी की हैसियत से सितारों का हाल देख के कि पाकिस्तान में इंटरनेट जो है बंद होने वाला है। बिकॉज मुझे पता चला था कि तहरीक इंसाफ अपना एक लाइव वर्चुअल जलसा कर रही है 12 लीडरान के साथ, जो एक टेलीथॉन भी है। और ये एक ऐसा जलसा है जिसमें बहुत से ऐसे लीडर्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करना था, जिनको पिछले जलसे में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, जैसे शंदाना गुलजार थी। इस जलसे के अंदर जो की लीडर्स थे उसमें कासिम सूरी साहब थे, इसमें गौहर अली खान थे, इसमें शेर अफजल मरवत थे, इसके अंदर रऊफ हसन थे, इसमें और भी बहुत से लीडरान थे, इसमें हमाद अजहर थे। तो मैंने कहा था कि ये बंद हो जाएगा और ये इंटरनेट जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले 7 जनवरी को भी इसी तरह जब तहरीक इंसाफ ने अपना एक टेलीथॉन किया, इंटरनेट सारा कोलैप्स हो गया। उससे पहले मेरा ख्याल है 17 दिसंबर को भी हुआ। और ये 33 डेज़ में, जैसे कि जबरान नासिर जो हैं उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया, मैं उनका ट्वीट देख रहा था कि 33 दिनों में ये तीसरी दफ़ा है कि पाकिस्तान का इंटरनेट जो है उसको इस तरह से बिठा दिया गया है। जब आप इस PTA से पूछते हैं, तीनों दफ़ा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने कहा है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, हम उसको रेस्टोर कर रहे हैं। अब रेस्टोर हमने कर दिया है। इस दफ़ा भी उन्होंने 9:60 यानी 9:59 पर उन्होंने कंफर्म किया कि इंटरनेट की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, यानी उसको तकरीबन 3 घंटे बंद रखने के बाद PTA ने उसको रेस्टोर कर दिया और ये कहा कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम था। और इसी चीज़ को एको किया फिर उसके बाद जनाब पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, जो लाइफ लॉन्ग जर्नलिस्ट रहे हैं। कभी मुर्तज़ा भाई से मुलाकात हुई सोलंकी साहब से, तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या फील करते थे वो इस रोल के हवाले से। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमें भी यही पता चला है कि टेक्निकल प्रॉब्लम था, हमारे पास ज़्यादा मालूमात नहीं है। हर दफ़ा वो यही कहते हैं बेचारे। तो अगर आपने लेनी है मालूमात तो आप PTA से ले लें। और PTA के लोग ने तो एक स्टेट पे ये भी कहा कि हमें तो सारी यही खबर आ रही है अक्रॉस द कंट्री के इंटरनेट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। तो बहरहाल हर दफ़ा वो यही कहते हैं। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं देख रहा था कि जबरान नासिर साहब ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आर्टिकल नंबर पाकिस्तान के आइन की आर्टिकल 10, 18, 22, 25 वगैरह जो है उसकी बड़ी सख्त खिलाफवर्जी होगी। ये 19 भी ऑफकोर्स उसमें है जिसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से ताल्लुक है। तो फिर मैं सोचा आप उसमें बेशक लिख दें कि आर्टिकल नंबर 103, 104, 105, 205, 210 पूरे आइन की खिलाफवर्जी हो गई है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिकॉज पाकिस्तान में इस वक्त जिस किस्म का एक राज चल रहा है, उसमें किसी भी आर्टिकल की आइन की किसी किस्म की कोई पासदारी, उसकी कोई हकीकत नहीं है। एक साहब यहाँ, मुझे डॉक्टर साहब थे, मुझे कहने लगे कि डॉक्टर मोईद आपने चौधरी निज़ामुद्दीन कह के बहुत ज़्यादा इज्जत दे दी है चौधरी साहब को। आपको तो चौधरी की हरकतें इतनी बुरी हैं, इतनी गैर कानूनी हैं, इतनी गिरी हुई घटिया हैं कि आपको इसको कमी कहना चाहिए। तो मैंने उनको समझाने की भी कोशिश की। बहरहाल मैं अभी आप बता देता हूँ कि कमी के पास तो बेचारे के पास पावर नहीं होती। जो चीज़ें चौधरी साहब के लोग कर रहे हैं, कि वही लोग कर सकते हैं। एक गांव के कॉन्टेक्स्ट में चौधरी का तस्वर होता है। और ये जो मार धाड़ है, ये जो कत्ल व गारत है, ये जो बदमाशी है, ये जिसमें कोई कानून नहीं है, जिसमें कोई इसकी हर कानून और हर कायदे और हर कन्वेंशन की जो खिलाफवर्जी की जाती है एक गांव के तस्वर में, कॉन्टेक्स्ट में, ये सिर्फ चौधरी कर सकता है। जिस तरह से रेप इज़ एन एक्ट ऑफ पावर, रेप इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ लव और सेक्स, रेप इज़ एन एक्ट ऑफ पावर। इसी तरह बदमाशी जो है वो एक्ट ऑफ पावर है। तो कमी बेचारा जो होता है गाँव के कॉन्टेक्स्ट में, कमी के पास कब ऐसी पावर होती है कि कमी जो है वो इस किस्म की चीज़ें जो है कर सके। इसलिए चौधरी निज़ामुद्दीन जो है ये एक बड़ी मुनासिब किस्म की टर्म है इस पूरी सूरत हाल को एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसके ऊपर आ जाएं कि इमरान खान साहब की सैटरडे के दिन जो पिछला दिन गुजरा है, उसमें एक बार फिर उनकी अखबारी रिपोर्टर्स के साथ जेल के अंदर मुलाकात हुई और खान साहब खासे फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने कहा कि क्या कुछ हो रहा है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के तमाम जो भी अपने कागज़, जिसके भी टिकट कंफर्म होता है, पता चलता है कि उसका टिकट है, तो उसको उठा लिया जाता है, उसके खिलाफ मुकदमे होते हैं। अलीमा खान साहबा ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल है कि लोग टिकट लेना चाहते हैं, हज़ारों लोग टिकट लेना चाहते हैं, हालांकि जो टिकट ले लेता है उसके बाद रूपोश हो जाता है और फिर वहाँ से मैसेज देता है कि मैं छुप के अंडरग्राउंड होके जो है मैं अपनी पूरी कैंपेन चला रहा हूँ। तो पूरा एक अंडरग्राउंड पॉलिटिकल कल्चर जो है वो पैदा हो गया है, जिसमें वो तमाम लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो अंडरग्राउंड है। तो इसी से रिलेटेड अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार जो है वो इमरान खान ने किया जब उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से ये इलेक्शन कैंपेन जो है ये रन की जा रही है,
ये बहुत जुल्म है, ज़्यादती है, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा। और अगर मुझे सिर्फ इलेक्शन से 3 दिन पहले मुझे रिहा करके एक रैली करने दें तो मैं उनको बताऊंगा कि रैली क्या होती है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अब इससे मुझे सोचने का मौका ये मिला है कि खान साहब कहते तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर खान साहब को इलेक्शन से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले एक रैली करने का मौका दे दिया जाएगा तो जितनी बड़ी वो रैली करेंगे वो ज़ाहिर है कोई पाकिस्तान की तारीख में शायद नहीं कर सका होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे जो इसमें परेशानी होती है वो ये होती है कि इमरान खान अभी तक ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो रैली या जलसे या जुलूस जो है उसके आउटकम को मुतय्यन कर सकते हैं। और बहुत से लोग और भी ये समझते हैं कि अवाम अगर नज़र आएंगे पाकिस्तान पे इस वक्त जिस किस्म के जबर का कंट्रोल है, जिस किस्म की टिरनी है, उस टिरनी ने और उस जबर ने और उस जबर के मैनेजर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि पब्लिक ओपिनियन और वोट जो है वो मैटर नहीं करता। वो महज एक रस्मी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं 8 फरवरी को इलेक्शन के नाम पे, जो बुनियादी तौर पे एक सिलेक्शन है। और तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने सिचुएशन ही ये पैदा की है कि या तो बाइकआउट कर जाएं, खालिदा ज़िया की तरह बाइकआउट कर जाएं तो वो कहेंगे जी वो तो तहरीक इंसाफ बाइकआउट कर दी। बाइकआउट नहीं करते तो फिर उस इलेक्शन को तहरीक इंसाफ लेजिटिमेसी दे रही है, उस सिलेक्शन के प्रोसेस को जिसमें उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि PMLN को नंबर 1 पार्टी लाना है, PPP को नंबर 2 लाना है और तहरीक इंसाफ को नंबर 3 लाना है। और उसके रिजल्ट्स के बाद वो एक ऐसा ढांचा खड़ा करना चाहते हैं जिसमें बाय पार्टिसिपेशन ऑफ PTI उसको एक तरह से लेजिटिमेसी देती है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम चौधरी निज़ामुद्दीन के हरकारों के सामने है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के टिकट के ऊपर उनके निशान जो है शेर, उस पर बहुत ज़्यादा लोग शायद ठप्पा लगाएं ना, लेकिन उसको मेरा ख्याल है उसका तोड़ उन्होंने ये निकाला है, उसका हल ये निकाला है जो मेरे कानों में खबर पड़ रही है और मैंने देखा भी है पब्लिश कि वोट का जो बैलेट पेपर है वो बहुत बड़ी तादाद में इशू किए जा रहे हैं। पता नहीं 25 मिलियन या 24 मिलियन, हालांकि ये शायद पता नहीं 12 करोड़ तो टोटल रजिस्टर्ड वोटर बनता है, लेकिन असल में जो वोटर आएगा वोट डालने वो तो किसी भी इलेक्शन में 6-7 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने देखा है, फिगर मेरा क्लियर नहीं है, लेकिन 12 करोड़ से बहुत ज़्यादा, पता नहीं 20 करोड़ 22 करोड़ कितना वोट जो है बैलेट पेपर जो है उसको पब्लिश करने का इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है। आप इसको चेक कर लें, मैं एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कुछ समझ इस तरह की आ रही है कि ग़ालिबन उनकी प्लानिंग ये है कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बैलेट पेपर होना चाहिए ताकि वो, अगर ये बात सही है जो कि मैंने सुनी है, ताकि शेर के ठप्पे लगा के वो पहले से रख लें और उसको डालें। बिकॉज अपेरेंटली डेप्यूटी कमिश्नर्स ने और सरकारी मशीनरी ने चौधरी निज़ामुद्दीन के लोगों को ये बताया है कि हम वो कर नहीं सकते जो आप हमें कह रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब को जितनी हमने सीटें दिलवानी है हम उनको दिलवा नहीं सकते। इमरान खान साहब ने जब नुमाइंदों से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी स्ट्रगल जो है वो एक पीसफुल स्ट्रगल है। मैंने कई दफ़ा ये कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे के अंदर उन्होंने अपनी स्ट्रगल की। इमरान खान ने कहा कि मैंने कोई पिस्टल अपने हाथ में नहीं पकड़ा हुआ और हमेशा से नहीं पकड़ा हुआ था। मुझे याद है एक टेलीविजन प्रोग्राम में एक ज़माने में मैंने उनसे सवाल पूछा था और भी लोगों ने उनसे सवाल पूछा, कई दफ़ा उन्होंने इसका जिक्र किया। मैंने उनसे कहा था कि लोग कहते थे एक ज़माने में, मैंने भी उनसे सवाल पूछा कि तहरीक इंसाफ का एक मिलिटेंट विंग भी होना चाहिए जिस तरह से MQM का मिलिटेंट विंग है। बिकॉज जो दूसरी जमातें हैं जैसे PMLN एक ज़माने में उसके पास एक गैंगस्टर विंग होता था, खास करके आपको याद है एक ज़माने में जब इमरान खान जो है उनकी लॉन्ग मार्च गुजरांवाला से गुजर रही थी तो कैसे वहाँ पर गुजरांवाला में PMLN के लोगों ने तहरीक इंसाफ की ठीक ठुकाई की थी, उसको तितर बितर कर दिया था। तो इमरान खान साहब का जवाब ये था कि जब एक सियासी जमात एक मिलिटेंट विंग क्रिएट करती है तो वो जो मिलिटेंट विंग है वो सियासी जमात की पॉलिटिक्स को और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को और उसकी डायरेक्शन को हाईजैक कर लेता है। इसलिए हमने अपनी स्ट्रगल जो है वो आइन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह कर करनी है। बहरहाल ये उनका ख्याल है, डेफिनेटली उन्होंने ऐसी ही स्ट्रगल की है। लेकिन मुझे मुझे बहुत एक फीलिंग होती है कि खान साहब एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसका कोई आसान हल जो है वो इस वक्त हमारे सामने नहीं है। फिर इसके अगले व्लॉग में इसकी डिटेल से बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ 1-2 चीज़ें आपके साथ और शेयर कर लूँ, मेरे पास पॉइंट्स थे इस हवाले से, लेकिन मैं उनको अगले व्लॉग के लिए रख रहा हूँ। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर यह है कि जज मोहम्मद बशीर जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब को भी सज़ा दिलाई थी और इस वक्त ग़ालिबन अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस भी उनके पास है, तोशाखाना का केस भी उनके पास है। मोहम्मद बशीर साहब जो हैं उन्होंने एक लॉन्ग लीव ले ली है। 14 मार्च को उनकी रिटायरमेंट हो रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी खराबी सेहत में मुझे अभी से एक लॉन्ग लीव दे दें टिल रिटायरमेंट। मेरा ये ख्याल है कि मोहम्मद बशीर ये समझते हैं, कुछ दिन पहले उनकी तबीयत वाकई ख़राब हो गई थी, लेकिन मुझे शक है कि मोहम्मद बशीर ये समझते हैं कि 8 फरवरी में पता नहीं क्या होना है, उससे पहले मैं कम अज़ कम मंजर आम से गुम हो जाऊँ और मुझे ये फैसले जो मुझसे करवाए जा रहे हैं मुझे ना करने पड़े। बहरहाल अभी तक वापस पहुँचता हूँ घर में, तो मज़ीद फिर मैं कुछ घंटों में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।